बात है 1995 की। देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाली मुंबई में एक के बाद एक हुए 12 धमाकों को 2 साल हो चुके थे। वो धमाके जिनमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 1400 लोग घायल हुए थे। धमाकों का मेन आरोपी दाऊद दुबई में जा बैठा था और उसका गुर्गा अबू सलेम मुंबई डी कंपनी का नया बॉस बना था और शहर में खौफ फैलाने का काम अब अबू सलेम कर रहा था। मुंबई में 150 से भी ज़्यादा ऑटोमेटिक वेपन आ चुकी थी और अब डी कंपनी का एक ही मकसद था, दाऊद के दुश्मन और दाऊद के खिलाफ जाने वाले लोगों का खेल खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ छोटा राजन धमाकों के बाद से दाऊद का दुश्मन बन चुका था और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे। ये वही वक्त था जब दाऊद और डी कंपनी से अलग होने के बाद छोटा राजन हिंदू डॉन नाम से उभर रहा था और दाऊद से उसकी रंजिश ऐसी चल रही थी कि मुंबई में हर तरफ खून ही खून था। ऐसे माहौल में मुंबई पुलिस को सख्त आदेश मिलता है कि किसी भी हाल में अंडरवर्ल्ड का सफाया हो जाना चाहिए। लेकिन तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। पता चलता है कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे को उनके ऑफिस में घुसकर मारने अबू सलेम और दाऊद का शूटर निकल चुका है। बाला साहब ठाकरे को मारने। इधर मुंबई पुलिस को ऐसे में जो भी करना था एकदम फौरन करना था। पूरी मुंबई पुलिस मैदान में उतर गई। उस जमाने में मुंबई में जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उन्हें भी मैदान में उतार दिया गया। पुलिस को खबर मिलती है कि जो शूटर निकला है वो कोई मामूली गुंडा नहीं, एक पुलिस कमांडो रह चुका है। नाम था राजेश इग्वे, जिससे पूरा मुंबई पुलिस वाकिफ था, क्योंकि राजेश इग्वे सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं था बल्कि उसने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी। अब आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि अगर राजेश इग्वे पुलिस वाला था, मुंबई पुलिस का इतना खतरनाक कमांडो था, फिर अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था? वो दाऊद के साथ क्यों था? बाला साहब ठाकरे को मुंबई में ही मारने के लिए क्यों निकल गया था? और पुलिस ने बाला साहब को कैसे बचाया? और अंत में राजेश इग्वे का आखिर हुआ क्या, जो इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए निकल गया था? तो पहले ये जान लीजिए कि इग्वे था कौन और वो अबू सलेम के साथ क्यों था। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1993 में जो ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उस समय पुलिस कमिश्नर जो थे अमरजीत सिंह सामरा, उन्होंने ऐसे पुलिस वालों की एक लिस्ट बनवाई जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भले ही पुलिस में थे लेकिन नौकरी अंडरवर्ल्ड की करते थे, ज़्यादातर तो दाऊद के ही पेरोल पर काम करते थे। इस लिस्ट में 18 पुलिस वालों के नाम थे। कमिश्नर ने इन 18 पुलिस वालों को नौकरी से ही डिसमिस कर दिया था और इन 18 पुलिस वालों में ही एक नाम था राजेश इग्वे का। अब 18 पुलिस वाले बेरोजगार हो गए, लेकिन इग्वे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये जानना है तो पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। राजेश इग्वे एक अच्छी फैमिली से था। वो खूब मेहनत कर मुंबई पुलिस में भर्ती हुआ। जब नौकरी ज्वाइन करी तो उसके अंदर ईमानदारी का एकदम भूत सवार था। इस दौरान वो अपने काम के चलते प्रमोशन भी पा गया और डिपार्टमेंट में उसके काम से लोग इतने खुश थे कि उससे कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया। लेकिन कुछ साल नौकरी करते करते उसे दारू पीने की लत लग गई। इसी दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े लोग उसके दोस्त बने, जो इग्वे को मुफ्त में महंगी महंगी दारू पिलाते। बदले में इग्वे खाकी का रौब जमाकर उनके छोटे छोटे काम कर देता था। यह सिलसिला बढ़ता ही गया। धीरे धीरे उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड में बढ़ने लगे। इसीलिए जब उसकी नौकरी गई तो उसने अपने इन्हीं संबंधों का फायदा उठाया। वो अबू सलेम के साथ हो गया। उस वक्त अबू सलेम का एक खास शूटर हुआ करता था, सलीम हड्डी। गैंग ज्वाइन करने के बाद सलीम हड्डी और राजेश की जोड़ी बन गई। 2 सालों में इन दोनों ने कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया। मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन को उनके ऑफिस में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतारने में इग्वे का नाम झपका था। फिर चेंबूर के बिल्डर कुकरेजा को उसके इलाके में घुसकर दिन दहाड़े मारने से लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या तक तमाम वारदातों में इग्वे का नाम आने लगा।
1995 आते आते राजेश इग्वे पूरे मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन राजेश इग्वे के बारे में पुलिस अभी अनजान थी, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाला था। वो बखूबी जानता था कि वारदात करने के बाद सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। अगर पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करने निकलती है तो कहां कहां ढूंढने जाएगी। इन सारे बातों के चलते वहां पुलिस की रडार से वो हमेशा दूर ही रहता था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो पुलिस कॉलोनी में ही छिप जाता था। खैर, तब तक 93 के बम धमाके के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में दो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बन गए थे। एक और हिंदू डॉन और दूसरी तरफ मुस्लिम डॉन, या यूं कहे कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 93 के ब्लास्ट के बाद जो ये छोटा राजन था वो एक हिंदू डॉन के रूप में जाने लगा था। अब इसमें छोटा राजन और दाऊद गैंग के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें वो लोग भी मारे गए जिनका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना था ही नहीं। इसी पैटर्न के चलते अब दाऊद गैंग की रडार पर थे शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे मुंबई या महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के हिंदू और सनातन के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। उनके सामने किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, इतना दम नहीं होता था कि कोई उंगली भी उठा सके। उनके कुछ बयान जिनमें वो खासकर अपने धर्म को डिफेंस करने की बात करते थे, वो कुछ लोगों को कांटे की तरह चुभती थी। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। फिर अबू सलेम को अपने आकाओं की ओर से बाला साहब ठाकरे को खत्म करने का ऑर्डर मिल चुका था। लेकिन बाला साहब ठाकरे को मारना तो दूर, उन तक पहुंचना यानी मौत को गले लगाने जैसी बात थी, क्योंकि उनके आसपास हर वक्त सैकड़ों लोगों की सुरक्षा होती थी। उनका रौब ऐसा था, खासकर महाराष्ट्र मुंबई में, कि लोग उनके लिए मारने मरने को तैयार रहते थे, उनकी पूजा करते थे। ऐसे में अबू सलेम ने बाला साहब ठाकरे का काम तमाम करने के लिए राजेश इग्वे को चुना। इसकी वजह यह थी कि राजेश इग्वे मौत से नहीं डरता था, वही वो हिंदू था तो बाला साहब ठाकरे तक पहुंच सकता था। राजेश पहले मुंबई पुलिस में था, उसके बहुत सारे सोर्स थे। उसने उन सोर्स को यूज करके बाला साहब को मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया। वो अपॉइंटमेंट थी 7 नवंबर 1995 की। इस दिन राजेश इग्वे को बाला साहब के ऑफिस में उनके सामने होना था और इसी मीटिंग में वो उन्हें सूट भी कर देता। लेकिन इस बार नियति को कुछ और ही मंजूर था। 7 नवंबर 1995 का दिन आता है। उस दिन सुबह मुंबई पुलिस को अपने मुखबिर से पता चला कि बाला साहब ठाकरे को जो शख्स मिलने आने वाला है वो दरअसल अबू सलेम का आदमी है और बाला साहब ठाकरे पर आज वह गोली चलाएगा। ये जानकारी मुंबई पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। अब सीनियर अफसरों ने तुरंत एक टीम बनाई और अर्ली मॉर्निंग मुंबई पुलिस की टीमें राजेश को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। इस टीम में मुंबई पुलिस के बड़े बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल किए गए थे। अब पुलिस का एक ही मकसद था, इस आदमी को बाला साहब ठाकरे के बंगले तक पहुंचने नहीं देना है। पूरे मुंबई में नाकाबंदी लग चुकी थी। मुंबई में जितनी भी पुलिस कॉलोनी थी उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि ये शख्स अक्सर पुलिस कॉलोनी में ही छिपता था। जब राजेश इग्वे मुंबई के तारदेव पुलिस कॉलोनी से बाहर निकला तो पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर लिया, लेकिन इग्वे भागने लगा। तब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कादर खान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके ऊपर साधते हुए कहा कि भागना मत। लेकिन भागने वाला भी तो पहले पुलिस वाला ही रह चुका था, वो रुकने वाला कहाँ था। राजेश बड़ी फुर्ती से कादर खान की ओर मुड़ा, अपनी रिवॉल्वर निकाल कर गोली चलाने ही वाला था कि कादर खान ने गोलियां उसके सीने में उतार दी और वहीं ऑन द स्पॉट राजेश इग्वे का इनकाउंटर हो गया। कुछ इस तरह कादर खान के बदौलत भारत के सबसे बड़े हिंदू नेता बाला साहब ठाकरे की जान बच गई। क्या आपने ये कहानी आज से पहले सुनी थी? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर और भी कुछ जानते हैं तो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुंबई से हैं और बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ और भी जानते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।